हाय, क्या हाल चाल सभी के। तो यार आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री आपकी क्लास 9 का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा छोटा सा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। एक चीज़ बता दूँ, इस एक वीडियो को देखने के बाद ये वाला चैप्टर में यूक्लिड भाई साहब जो बातें बताई हैं उसको मैं एकदम से क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद तुम्हें अपने साइड से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला हूँ सिर्फ उतने ही क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, आसानी से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे स्कूल एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट, यार इसमें क्या होता है, अक्सर मैंने मैथ में बहुत सारी सवालें लगाई हैं, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैसा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ सवालें होंगी बट ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें होंगी जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, आप समझ लेना बस, ठीक है। तो चलो, ये तो उस ज़माने की बात है जब किसी को नहीं पता था कि पॉइंट क्या होता है। ये जो हमारे यूक्लिड भाई साहब है, ये हमारे यूक्लिड भाई साहब है। तो ये बहुत पुरानी बात है, बहुत ऐसे ज़माने की बात है कि उस टाइम लोगों को पता नहीं था यार कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। मतलब बेसिकली जितने शेप्स होते हैं, जितने फिगर्स होते हैं, उसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा नहीं पता था। मतलब प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंड लाइन सेगमेंट क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। किसी के भी बारे में उस ज़माने की बात थी, नहीं पता था कि मैथ्स क्या होता है। तो उस ज़माने में एक भाई साहब आए जिनका नाम था यूक्लिड्स, जिन्होंने कुछ बातें कही, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। तो इस चैप्टर को बिना देरी करते हुए एक एक बातें हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यार नहीं रहेगा, बस कि थोड़ा बड़ा रहेगा, आपको क्वेश्चन करने हैं, बट थोड़े से इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझना है बस। आगे बढ़ें तो यार अब हम समझ लेते हैं इस चैप्टर का हिस्ट्री क्या है। थोड़ा सा यार अगर हम हिस्ट्री समझ लेते हैं तो चैप्टर पढ़ने में मज़ा आता है। देखिए क्या कहते हैं कि ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ शेप्स एंड फिगर्स। द वर्ड ज्योमेट्री मतलब कि जो ज्योमेट्री है वह मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो इसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ज्योमेट्री दो शब्दों में बटा है। एक जियो, मीनिंग क्या है इसका, अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। देखो यहाँ पे लिखा क्या गया, GEOMETRY। एक जियो में बटा, एक मेट्री में बटा। तो देखो जियो मीनिंग है क्या, मेरा मीनिंग अर्थ, एंड मेट्रॉन इसको बोलते हैं, मेट्रॉन मीनिंग है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट मतलब मापना। तो हिंदी में भी कुछ लिखा है यहाँ पे, आप हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो आकृतियों और आकारों की विशेषताओं और प्रकृति से संबंधित है। ज्यामिति शब्द दो ग्रीक शब्दों से, एक जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी, और एक मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से लिया गया है, वही है हमारी ज्योमेट्री। इसी के बारे में यूक्लिड्स भाई साहब जो हमारे बताए हैं कई सारी बातें, जिनको हमें यार अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा सा लॉजिक, बस थोड़ा सा हिस्ट्री जानना था, बाकी उतना मुझे हिस्ट्री से मतलब नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, क्या है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी है, द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। मतलब समतल आकृतियों की ज्यामिति को यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। मतलब जितनी भी समतल आकृतियों की जो ज्यामिति है उनको यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। भाई यूक्लिड साहब आए थे, उन्होंने बताया, अपना चैप्टर दिया अपने नाम पे, तो अब भाई उन्हीं के नाम से जाना जाएगा ना, कि जो समतल आकृतियाँ हैं उनकी ज्यामिति को यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो लाइन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ यूक्लिड्स भाई साहब आए थे, तो यहाँ पे कुछ अपने डिफिनीशंस देते हैं, यूक्लिड्स डिफिनीशंस। तो अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिया है, जो अच्छा लगे आप यार लिख लेना, ठीक है मेरी जान। आगे यूक्लिड्स डिफिनीशंस का मतलब क्या है। पहला पॉइंट, यूक्लिड भाई साहब क्या बताते हैं, देखो जरा। यूक्लिड भाई साहब बताते हैं इसमें पहले पॉइंट में कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट।
मतलब बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु बनाया, आप इसके भाग नहीं कर सकते, आप इसके डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप पार्ट में नहीं तोड़ सकते, किसी भी पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। तो पहला पॉइंट इन्होंने पॉइंट के बारे में बताया। पहले डिफिनेशन में क्या बताई, पॉइंट, अगर यार आपको मैं एक पॉइंट दूं तो आप उसको भाग में नहीं तोड़ सकते, उसके पार्ट नहीं बना सकते। क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब जो लाइन है वह रेखा बिना चौड़ाई वाली लंबाई है। मतलब कि जो रेखा, मान लो मैंने एक रेखा लिखी, एक ये लंबाई की होगी, लेकिन इसकी ब्रेथ 20 ब्रेथ वो नहीं होगी। मतलब लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, इसका मतलब है यार कि लेंथ जो रेखा है वो उसकी तो लंबाई होगी, मान लो एल से लंबाई रेखा है, लेकिन वो उसकी ब्रेथ कोई नहीं होगी। तो दूसरी डिफिनेशन में ए भैया बताते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। यार जो लाइन, ए लाइन एंड होती है, देखो हर लाइन एंड होती है, ए पॉइंट पे एंड होती है, जहां पे एंड हो वह पॉइंट है, जहां पे एंड हो पॉइंट। जैसे ए लाइन यहां से यहां तक आया, ये एंड हो रहा है यहाँ पे पॉइंट। बेसिकली अगर मैं बता दूं यार कि जो ए लाइन बनती है ना, पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट, पॉइंट 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 पॉइंट, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, तो लाइन ड्रैग होती चली जाएगी। बेसिकली लाइन पॉइंट से ही बनती है। तीसरी डिफिनेशन क्लियर हुई। अगली डिफिनेशन क्या है, आपको ये समझना, याद रखे रहना, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब वही है कि स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाते हो तो एक पॉइंट से मिला के पॉइंट मिला के ऐड ऑन करके इसमें पॉइंट लाइन बना लेंगे। क्लियर हुआ। और फिफ्थ डिफिनेशन क्या कहते हैं, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब मान लो आप एक सरफेस बना लिए, सरफेस मान लो आपके पास अभी हालांकि आप किताब लेकर बैठे हो तो किताब का एक सरफेस होता है, एक चित्र ऐसा बना लीजिए, ये भी इसका भी ऊपरी एक सरफेस है नहीं, आप इसमें दिख रहे हैं, मान लो ऐसा एक फिगर बना दिया मैंने, एक इसका भी सरफेस है नहीं, ऊपरी भाग का एक सरफेस है। तो इन्होंने पांचवें में ये बताया कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब जो सतह होता है, सतह हुआ जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब कि सतह में लेंथ होती है, ये हमारे पास ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी सतह पर, ठीक है। अगला 6 डिफिनेशन क्या कहते हैं, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। यार सिंपल सा, देखो ए लाइन है मेरे पास, ए लाइन, और लाइन का ए क्या होगा, एज होगा, यहाँ वाला कोना एज, ए भी कोना एज, ये बेसिकली क्या है, एक लाइन ही है। ए भी क्या है, एज है, और ए भी क्या एज है, ये बेसिकली ए भी क्या एक लाइन है, और ए भी एक एज है, ए भी लाइन बनेगी, यहाँ भी एज है, यहाँ भी एज, ए भी एक बेसिकली लाइन बनेगी। मतलब द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइन, मतलब कि एज ही एक लाइन है। 6 डेफिनेशन में कहते हैं। एंड 7th डेफिनेशन क्या कहते हैं, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि समतल सतह, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, समतल सतह, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे बोला समतल सतह वह सतह है जो अपने ऊपर की सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से रहती है। मतलब मान लो एक प्लेन फिगर मैंने बनाया, तो ये एक इसी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और नीचे भी एक क्या स्ट्रेट लाइन है, और इधर भी साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो समतल सतह वह सतह है जो अपने ऊपर की सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से रहती है। तो ये मैंने 6 यहाँ पे 7 पॉइंट हिंदी में भी लिखा है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, रेखा बिना चौड़ाई वाली लंबाई है, रेखा की मतलब कोई चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, मतलब बिंदु बिंदु को मिला के रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा वह रेखा है जो अपने ऊपर के बिंदु के साथ समान रूप से रहती है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, मतलब रेखा पे ही बिंदु होते हैं, तो मतलब ये रेखा बनाओ यहाँ पे बिंदु बना दो, ये रेखा पे बिंदु होते हैं। तो लास्ट पॉइंट मतलब कि उसके अंतिम ये रेखा बना, इसका इस पॉइंट पे अंतिम जहाँ समाप्त होगा ये बिंदु। ये तीसरी डेफिनेशन कहती है। और सीधी रेखा वह रेखा जो अपने ऊपर के बिंदु के समान रूप से रहती है, मतलब कि हर बिंदु 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 को मिलाता हूँ तो रेखा बन जाती है। एंड फोर्थ क्या है, सतह वह है, फोर्थ क्या थी, एक फोर्थ सीधी, ये तो समझ गए। फिफ्थ क्या थी, सतह वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ हो। और 6 डिफिनेशन क्या कहते हैं, एक सतह के किनारे रेखाएं होती हैं, एक सतह एक हमारे पास सतह थी, सरफेस था, उसके किनारे रेखाएं हैं, भाई ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, हाय रेखा। तो सतह क्या था, समतल सतह वह सतह है जो अपने ऊपर की सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई यूक्लिड साहब आए थे, इन्होंने इतनी डिफिनेशंस बताई थी अपने बारे में।
ठीक है, समझ में आया। तो यार अब हम चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यूक्लिड्स ने चैप्टर के कुछ एक्सियम्स एंड कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, मतलब कुछ अभिगृहित एंड कुछ अभिधारणाएं दी थी। हमारे जो यूक्लिड्स भाई साहब थे उन्होंने इस यूनिवर्सल ट्रूथ को 2 पार्ट में किया था। मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो जो हमारे यूक्लिड्स भाई साहब थे इन्होंने इसको 2 पार्ट में बांटा, एक एक्सियम के बारे में, एक पोस्टुलेट्स के बारे में, अभिगृहित और अभिधारणाएं। ऑक्सियम का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। अगर इसको समझना है तो ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यार यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में समझ लेता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे मान लो यार अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में फ़ोन है ना, आपके हाथ में फ़ोन है कि नहीं? तो ये बात सत्य है, हाँ आपको विजिबल है, आपको दिख रहा है मेरे हाथ में फ़ोन है, तो वह यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अभी आप क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? कृष्णा भैया से पढ़ रहे हैं ना, तो बात सत्य है हाँ कि हमें कृष्णा भैया ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो इसका मतलब वो सार्वभौमिक सत्य है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, विजिबल हैं, जो आपके हाथ में, आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, आपके हाथों में कलम है, पेन है, आप लेकर बैठे हैं, तो सिंपल सा है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो समझ में आया यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य हो। अब जैसे यहाँ पे एक लिखा है मैंने, इसके 2 पार्ट थे, पहला पार्ट ऑक्सियम और दूसरा पार्ट पोस्टुलेट्स। देखो ऑक्सियम कहते किसे हैं? ऑक्सियम का मतलब कि यार हम मैथ में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सियम को आप मैथ में कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट्स को आप मैथ्स के सिर्फ आप ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। भैया ज्योमेट्री को मत समझ लेना कि जो आप कॉम्बॉक्स लेकर आते हो ना, पेन पेंसिल रखते हो, वाला ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री का मतलब यही ज्यामिति में, जो जिसमें हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में, एंड स्क्वायर के बारे में, और क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब ज्योमेट्री में आप पोस्टुलेट का यूज कर सकते हैं, और ऑक्सियम का आप सिर्फ मैथ्स के किसी भी भाग में पढ़ सकते हैं। मैथ के किसी भी, मैथ्स के मतलब, या ऐसा बोल सकते हैं मैथ में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ऑक्सियम का, और पोस्टुलेट का सिर्फ आप ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए ऑक्सियम एंड पोस्टुलेट मतलब अभिगृहित और अभिधारणाएं। ऑक्सियम्स को बोलते हैं अभिगृहित एंड पोस्टुलेट्स को अभिधारणाएं। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। देखो सेल्फ evident true statements used throughout mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms। मतलब कि जो ज्योमेट्री से, क्या बोला, नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। ऑक्सियम जो होगा ज्योमेट्री से लिंक्ड नहीं होगा, वो मैथमेटिक्स से लिंक होगा। वाइल दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट्स, मतलब कि जो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा उसे पोस्टुलेट्स बोलेंगे। हाउएवर नाउडेज वी डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे मैंने हिंदी में पूरा लिखा है, घबराना नहीं है भैया कि यार इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में नहीं लिखी। हाँ मेरी जान, आगे समझो, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। गणित में इस्तेमाल होने वाले और खास तौर पर ज्यामिति से जुड़े न होने वाले स्वतः स्पष्ट सत्य कथनों को अभिगृहित कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब गणित के किसी भी भाग में आप अभिगृहित को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहा जाता है जबकि जो ज्यामिति से संबंधित होते हैं उन्हें अभिधारणाएं कहते हैं। जो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे उसको हम अभिधारणाएं कहते हैं। हालांकि आजकल हम अभिगृहित और अभिधारणाओं के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं। मतलब ऑक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में अब रियल में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, हर जगह वही मान लेते हैं, है ना। तो मतलब यही समझ में आया कि यार जो ऑक्सियम्स होता है वो हम मैथ के किसी भी चीज़, मैथ की कहीं भी हम पढ़ सकते हैं, मतलब मैथ में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और पोस्टुलेट का सिर्फ हम यूज ज्योमेट्री में करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर बॉस? आगे बढ़ता हूँ। देखो अब यहाँ पे यार समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको पॉइंट पूरा 7 पॉइंट है, याद करना है, लिख लेना कॉपी में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम पूछा जाता है, ठीक। तो देखो यूक्लिड्स ऑक्सियम्स कुछ अवगृहित हैं। जो यूक्लिड भाई साहब थे उन्होंने अपने 7 अवगृहित दिए थे। कितने? 7 ऑक्सियम्स दिए थे, जिनको एक एक हम अच्छे से समझेंगे। और यार पता है ये जो ऑक्सियम्स पूछा जाता है नंबर वाइज नंबर पूछा जाता है कि यूक्लिड के फर्स्ट ऑक्सियम बताओ, एंड यूक्लिड के सेकंड ऑक्सियम बताओ, एंड यूक्लिड के थर्ड फोर्थ ऑक्सियम बताओ। मतलब आप सीक्वेंस में याद किए रहना। आपके सामने हिंदी में भी है, इंग्लिश में, जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपकी इच्छा हो लिख लेना। तो समझते हैं सबसे पहला ऑक्सियम के बारे में। सबसे पहला ऑक्सियम क्या कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल
टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन इन अदर। मतलब पहला क्या कह रहा है, जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब समझो, पहले का मतलब कि मान लो अगर a बराबर b है और c बराबर d है तो अगला a किसके बराबर हो जाएगा भैया, या ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑक्सियम का कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी मैंने पढ़ लिया ना, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे a बराबर b है, ठीक, और c बराबर b भी है, c बराबर भी b है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। ये पहला ऑक्सियम कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जो चीज़ें एक चीज़ के बराबर होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। पहला ऑक्सियम क्लियर हुआ। अब दूसरा ऑक्सियम यहाँ पे समझते हैं, क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या, अगर बराबर चीज़ों में बराबर चीज़ें जोड़ी जाएं तो कुल भी बराबर होता है, कुल भी बराबर होता है। जैसे समझते हैं a बराबर b है और c बराबर d है, तो अगर आप a और c को प्लस करेंगे a प्लस c, तो इधर भी साइड आप आर साइड भी प्लस करेंगे b प्लस d, a भी बराबर आएगा। ए सेकेंड ऑक्सियम का मतलब है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 10 बराबर मैंने लिया 10, ठीक है, और 2 बराबर मैंने लिया 2। अगर मैं इसको ऐड करूंगा 10 और 2 12, ठीक है, इसको ऐड कर दो, इस साइड भी ऐड कर दो, 10 और 2 12, तो दोनों बराबर आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बराबर आया ना। तो ये था दूसरे ऑक्सियम का मतलब, ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा यहाँ पे हम समझते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब अगर बराबर चीज़ों में से बराबर चीज़ें घटाई जाएं तो बची हुई चीज़ें भी बराबर होती हैं। तो अब तीसरा मैं समझता हूँ, जस्ट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ भैया, ठीक, इरेज हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं किसका, तीसरे ऑक्सियम का मतलब। यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट को बोला। जैसे मान लो कि मैंने a बराबर लिया b, ठीक, और c बराबर लिया d, ठीक है, तो अगर मैं घटाऊंगा इसमें, इसको घटाऊंगा a माइनस c, तो फिर इसमें से इसको भी घटाओ b माइनस d। ये थर्ड ऑक्सियम का मतलब है। मतलब अगर बराबर चीज़ों में से बराबर चीज़ें घटाई जाएं तो बची हुई चीज़ें भी बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब आप सिंपल सा ले लो, जैसे एक 10 बराबर मैंने मान लिया 10 और 5 बराबर मैंने मान लिया 5। 10 में से 5 घटा दो, 5 यहाँ पे घटाओ, 10 माइनस 5 5 बचेगा ना, इसमें 10 में से 5 घटाओ 5, तो ये भी बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगला देखो, अगला कह रहा है 4, क्या कह रहा है, थिंग्स विच कंसाइड, यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर, ठीक है, कंसीडर थिंग्स विच कंसीडर विथ वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। मतलब जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरे पास मान लो कि एक पॉइंट A है, ठीक, इसी A पॉइंट पे एक पॉइंट B रख दिया, तो इसका मतलब क्या है पता है यार, इसका मतलब A बराबर B होगा। इस पॉइंट पे A है तो इसी पॉइंट के ऊपर B रख दिया तो A बराबर B। या उसी तरह मान लो एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट ऊपर A मान लिया और इस ऊपर B और नीचे C और यहाँ पे नीचे D मान लिया, तो यहाँ से जो AB होगा A और B और नीचे वाले के बराबर होगा, मतलब C और D के बराबर आएगा। ये था मेरा चौथे का मतलब, चौथे ऑक्सियम का मतलब। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं पांचवा, क्या कह रहा है, पूरा हिस्सा हिस्से से बड़ा होता है। मतलब द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ भैया, हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको ने क्या बोला कि पूरा हिस्सा हिस्से से बड़ा होता है। तो जैसे देखो, मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, हाय हाय हाय, कितने लोगों के मुंह में पानी आया, चॉकलेट है ना, चॉकलेट का नाम सुनते ही पानी आ गया। मान लो इसका मैंने आधा पार्ट काट लिया, इतना पार्ट काट लिया, तो इतना पार्ट काट के निकाल लिया, तो क्या इतना ए पार्ट से ए पार्ट बड़ा होगा कि नहीं,
मतलब कि पूरे हिस्से में से छोटा सा भाग निकाला गया कि नहीं। या मान लो कि जैसे आपके पास ये आपके पास मान लो कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, अगर इसका अंदर का भाग इतना भाग निकाल लूंगा तो इस ये भाग निकाल लिया, इस भाग से पूरा बड़ा वाला भाग बड़ा होगा कि नहीं, बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके अंदर का भाग ही तो निकाला है मैंने। तो यही मतलब है पूरा हिस्सा हिस्से से बड़ा होता है, पूरा हिस्सा इस हिस्से से बड़ा होगा। तो ये बताता है मेरा 5वां ऑक्सियम। क्लियर हुआ, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं छठा क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। मतलब जो चीज़ें एक ही चीज़ की दुगनी होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब समझते हैं 6 का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे मान लो कि a बराबर मान लिया मैंने 2b, ठीक है, और c बराबर मान लिया 2b, तो a बराबर किसके हो जाएगा, c के। देखो a बराबर उसके क्या बोला था, जो चीज़ें एक ही चीज़ की दुगनी, मतलब कि b का दुगना हुआ। फिर अगला मैंने माना एक दूसरे के बराबर होती हैं, क्या बोला था, एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब अगला भी मैंने मान लिया c बराबर 2b, माना कि नहीं, c बराबर 2b, उसका दुगना, तो ए बी ए सी एक किसके बराबर हो जाएगा, c के। दुगना बोला था इसलिए दुगना कर दिया। क्लियर हुआ। 7वां आप समझते हैं क्या बोला, थिंग्स विच आर हाल्फ्स, हाल्फ्स मतलब आधा, हाफ्स मतलब आधा, आधा हाल्फ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। मतलब जो चीज़ें एक ही चीज़ की आधी होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे a बराबर मान लिया 1/2 आधा, वो भी किसका, b का। उस प्रकार आप लोग a/2 आधा, 1/2 मतलब आधा b का, तो a किसके बराबर, c के, तो a बराबर c हो जाएगा। जहाँ आधा आएगा वहाँ पे 6 ऑक्सियम लग रहा है, जहाँ दुगुना आएगा वहाँ पे, जहाँ पे आधा आएगा वहाँ पे 7वां ऑक्सियम लगेगा, 7वां अपग्रेड, और जहाँ पे छठा आएगा वहाँ पे, छठा मतलब कि जहाँ पे आपको दुगना करना होगा तो वहाँ पे छठा ऑक्सियम लगेगा। ये सारे ऑक्सियम हमारे क्लियर होते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप 1 से 7 तक याद कर लेना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लेना कॉपी में। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक आप सभी के सामने सवाल लिया है, इसको करता हूँ। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दी हुई आकृति में हमारे पास एंगल 1 इसका मतलब एंगल 1 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर 4, और तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल सी, जो एंगल पूरा ए बनेगा एंगल सी के बराबर होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिया है। सबसे पहला काम भाई साहब लिख लेना, दिया क्या गया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। फिर उसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, और मुझे प्रूव क्या करना है, दिखाना है, मतलब दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल सी। तो अब यहाँ से हम हल करते हैं। तो सबसे पहले एंगल 1 बराबर एंगल 2 के दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर उसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिया, इसको भी इक्वेशन सेकंड मान लो। अब एंड फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन आप ऐड ऑन कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ पे मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐड करना है फर्स्ट इक्वेशन को, बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 आया। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सियम लग रहा है, यहाँ पे बता सकते हो, ऑक्सियम। ऑक्सियम का मतलब अभिधारणाएं या अभिग्रहित जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभिग्रहित कौन सा लग रहा है यहाँ पे, 2 वाला, अभी मैंने पढ़ा था। दिखाऊं 2 वाला क्या कहता था, या बोल रहा था, अगर बराबर चीज़ों में बराबर चीज़ें जोड़ी जाएं तो कुल भी बराबर होता है, जोड़ी जाएं बराबर होता है ना, याद आया। तो यहाँ पे मैं जोड़ ही तो रहा था, मैंने जोड़ा ना, ऐड किया, समीकरण 1 समीकरण 2 ऐड कर दिया, तो ऑक्सियम नंबर 2। तो इससे प्रूव होता है एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर आएगा। और ए ऑक्सियम कौन सा है, ऑक्सियम नंबर यहाँ पे ऑक्सियम नंबर 4 लग रहा है। और ऑक्सियम 4 क्या कहता है कि जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो देख लो भैया, एंगल ए पूरा, यहाँ पे ए पूरा एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो जरा, ए पूरा एंगल, ए वाला एंगल 1 और 2, तो एंगल और ए पूरा एंगल सी के बराबर आएगा कि नहीं, कि 1 3 के बराबर था, यहाँ पे 1 2 के बराबर था और 3 4 के। तो उसी प्रकार मेरे पास एंगल ए भी और एंगल सी भी बराबर आएगा, मिल रहा है ना, ए वाला दोनों एंगल बराबर आएगा। तो मेरा प्रूव होता है
सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो यार अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा मेरे पास क्या क्वेश्चन है, दी गई आकृति में पी आर बराबर आर एस और आर क्यू बराबर आर टी है, दिखाइए कि भैया पी क्यू बराबर एस टी है। तो इसे साबित करने के लिए मुझे यूक्लिड का सिद्धांत में लिखना है। तो आपके पास एक चित्र बनाया है। सबसे पहले यार सवाल कोई भी हो मेरे पास, सबसे पहले लिख लेंगे दिया क्या गया है। देखिए सवाल में दिया है मेरे पास पी आर बराबर आर एस, दिखा ये वाला। दूसरा मेरे पास दिया आर क्यू बराबर आर टी, ये सवाल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड। पी आर देखो यहाँ से पी आर यहाँ तक, फिर उसके बाद आर क्यू यहाँ तक, ये दोनों जोड़ दूंगा तो बड़ी लाइन बनेगी कि नहीं, पी क्यू। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोनों लाइन इक्वेशन को ऐड ऑन कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो पी आर प्लस आर क्यू, इधर जोड़ना इधर साइड, ठीक है, इधर इधर एल एच एस और आर एच एस बराबर आर एस, मतलब ए आर एस और ए आर टी, आर एस प्लस आर टी। तो मेरे पास यहाँ पे मिलेगा, मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों समीकरण, तो यहाँ पे अविगृहित कौन सा लग रहा है, कौन सा अविगृहित, यूक्लिड का कौन सा सिद्धांत लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास अविगृहित, इसको बोलते हैं ऑक्सियम नंबर यहाँ पे 2 लग रहा है जब दोनों को ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे मुझे दिया है पी आर और आर क्यू, देखना देखो पी आर यहाँ तक, पी आर और आर क्यू, ये पूरी लाइन पी क्यू के बराबर होगी कि नहीं, होगी ना पी क्यू के। पी क्यू बराबर आर एस, देखो आर एस, ए वाली आर एस और ये देखो प्लस का आर टी, ये दोनों आधा आधा भाग जुड़ेगा तो पूरा एस टी के बराबर आएगा कि नहीं, आएगा ना एस टी। तो ये दोनों बराबर हुआ, प्रूव हुआ कि नहीं, सिद्ध हुआ ना, तो मेरा प्रूव होता है। और यहाँ पे कौन सा ऑक्सियम लगता है, कौन सा अविगृहित लगता है मेरे पास, अविगृहित, यहाँ पे अविगृहित नंबर 4। मतलब भैया जो पी क्यू रेखा है उसके ऊपर आर पी आर प्रेजेंट है और आर क्यू प्रेजेंट है, उसके ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे अविगृहित 4 लगेगा। उसी प्रकार देखो जो एस टी है, एस टी और जो आर टी है, इस दोनों यस टी के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए अविगृहित 4 लगेगा यहाँ पे। तो मेरा प्रूव हो जाएगा पी क्यू बराबर एस टी के। कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि मेरे पास कह रहा है कि ए की उम्र बी के बराबर है, मतलब ए बराबर दे दिया बी, और सी की उम्र बी के बराबर है, मतलब सी बराबर भी दे दिया मुझे बी। यूक्लिड का कौन सा अविगृहित ए और सी के सापेक्ष उम्र दर्शाता है, ए और सी, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास ए बराबर सी होना चाहिए, ए बराबर सी होना चाहिए। तो यहाँ पे याद करो, अगर ए बी के बराबर, ये दोनों बी बराबर है ना, ये देखो आर एच साइड बराबर है ना, तो एल एच एस साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लगता है ऑक्सियम नंबर 1, मतलब प्रथम अभिगृहित लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, मैंने पढ़ा था ना, याद करो, मैंने 7 एक्सियम बताया था, उसको अच्छे से पढ़ लेना यार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी के बदौलत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑक्सियम आप एक एक पॉइंट में याद किए रहना, ठीक है, लाइन बाय लाइन। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए चित्र में ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। सबसे पहले यार हम लिख लेते हैं सिंपल सा कि सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया मेरे पास ए सी बराबर वी डी, ओके। और मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ए भी लिख लेते हैं, मतलब कि प्रूव करना, सिद्ध करना है। ए क्या दिया गया है, ए बी बराबर सी डी दिया है ना। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, हल। देखिए सबसे पहले मेरे पास था ए सी बराबर किसके था, बी डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, मान लिया। अब जरा सोचो, यहाँ पे मुझे ए सी से ए बी लाना है। देखो जरा, ए से आओ मेरे पास सी, ए सी से मुझे ए बी चाहिए, ए सी से ए बी चाहिए। क्या मैं बी सी को माइनस करूँगा कि नहीं, बी सी को माइनस करूँगा कि नहीं, हटाऊंगा ना, निकालूँ ना, बी सी को निकालना पड़ेगा कि नहीं। ध्यान से सोचो, यहाँ से देखो एल एच एस, देखो ए सी से मुझे ए बी चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या, ए बी चाहिए भैया ए सी से, तो बी सी को हटाना पड़ेगा। उसी प्रकार बी डी से सी डी चाहिए, बी डी से, यहाँ से बी डी से मुझे सी डी चाहिए, तो बी सी को हटाना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन क्या हट रहा है, बी सी हट रहा है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सोच लेंगे। अब बी सी बराबर भी मुझे बी सी
मानना पड़ेगा ताकि मैं इक्वेशन 2 बना पाऊँ। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे देखो BC हटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ ना, तो घटा रहा हूँ तो याद करो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो, तो याद करो AC माइनस BC, मतलब LHS साइड घटाएंगे, AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्सियम लग रहा है, अभिक्रित, मतलब ऑक्सियम जो पढ़ा था ऑक्सियम नंबर यहाँ पे घटाने की बात चल रही, तीसरा लगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो AC माइनस BC, देखो AC माइनस BC मतलब पूरे AC में से BC घटा दूंगा तो AB बचेगा कि नहीं, AB बचेगा कि नहीं, पूरे AC में से BC घटा दो तो AB बचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके साथ AB बराबर, अब BD माइनस BC, देखो BD माइनस BC, BD माइनस BC, BD माइनस BC, A माइनस BC करना, कौन सा बचेगा, CD बचेगा, नहीं बचेगा ना, पूरे BD में से BC को माइनस कर दो तो CD बचेगा ना, तो इसके स्थान पे CD आ गया, ये मेरा प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। मतलब पूरे BD में से BC को माइनस कर दो, CD बच जाएगा अपने आप। एक और यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सा कैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट A है, मेरे पास एक पॉइंट B है, यहाँ पे मैंने एक C जोड़ दिया। अगर इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे मान लो AB चाहिए भैया, ठीक मेरी जान, AB चाहिए मुझे, तो क्या करूँगा मैं, AC प्लस BC मतलब CB ऐड करूँगा कि नहीं, ऐड करूँगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ AC, मुझे AB चाहिए तो मैं AC को और BC को ऐड किया। अगर मान लो यार कि मुझे क्या चाहिए, मुझे AC चाहिए, मान लिया मैंने, तुम्हें दिया AC चाहिए, मुझे AC चाहिए, तो पूरा में से AB में से माइनस कर दो BC, माइनस कर दो BC, तो भैया AB में से इतना निकाल दिया, BC निकाल दिया, BC निकाल दिया, तो AC बचेगा कि नहीं, तो AC बच गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का पार्ट था, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, बुक में यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है मेरे पास, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान समझना। कह रहा है क्या, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C, यहाँ पे दो बिंदु रखा A और B, इसके बीचों बीच में मैंने एक C रख दिया, ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, मतलब जो AC है वह किसके बराबर है, BC के बराबर है, AC जो है और BC के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AC जो है वह बराबर होगा 1/2 AB के। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, आकृति मैंने खींच दिया है। तो सबसे पहले यार यहाँ पे आप लिख लो, दिया है मतलब गिवन दैट, गिवन क्या है, AB से, हाँ ठीक है इतना, AC बराबर मुझे दिया है BC के। प्रूव भी करना, मतलब मुझे सिद्ध करके यहाँ पे क्या दिखाना है, सिद्ध करना है मुझे AC किसके बराबर होना चाहिए, 1/2 AB के, ठीक है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन इसका देखेंगे एकदम। देखो सबसे पहले देखो AC बराबर CB, मान लो कि मुझे AC, ये जो AC है और प्लस जो CB है, मैं इसको ऐड करता हूँ, AC प्लस CB ऐड करूँगा तो किसके बराबर आएगा, AB के बराबर आएगा कि नहीं, मतलब AC जोड़ दो और BC मतलब CB, इन दोनों को जोड़ दो तो AB आएगी कि नहीं, पूरी डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ऑक्सियम नंबर 4, जाके पढ़ लेना ऑक्सियम नंबर 4 क्या था, ठीक है। AC प्लस CB बराबर AB आया इतना। अब जरा सोचो कि AC प्लस AC, जो मेरे पास AC है, ठीक, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, अगर मैं AC प्लस AC लिखूं, मतलब AC प्लस AC ये किसके बराबर आएगा, AB के, मतलब यही दो बार मैं जोड़ सकता हूँ कि नहीं, जोड़ सकता हूँ ना। अगर देखा जाए AC, यहाँ पे देखो AC प्लस AC, ये अपने आप से क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, मतलब सोच के लिख रहे हैं, AC प्लस AC, मतलब जो मेरे पास AC प्लस AC है, जरा देखो यहाँ पे देख रहे हैं AC दिखा, और यहाँ पे AC के स्थान पे ऐसे AC रख दो, प्लस CB, ये जो CB लाइन है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं, मतलब AC और CB के बराबर होगा कि नहीं, दोनों क्योंकि बीचों बीच में है, अगर कोई पॉइंट बीचों बीच में है तो AC बराबर CB के आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, CB के स्थान में AC रख सकता हूँ ना, तो CB के स्थान पे AC रख दिया।
सोचो ए सी, मैंने यहाँ पे ए सी के साथ पे ए सी रखा, प्लस प्लस सी बी, जो इस सी बी रेखा है इतना पार्ट, ये वाला पार्ट ये इसके बराबर आएगा कि नहीं, मतलब क्योंकि बीच में कोई पॉइंट है, मान लो मैंने एक रेखा डाली यहाँ पे बीच में कट किया, तो ए जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ए भी होगी कि नहीं, होगी ना भैया, होगी। तो वही रीज़न है कि सी बी के साथ पे ए सी रख दिया और बराबर यहाँ पे ए बी। तो ए सी और ए सी जोड़ दो तो कितना मिलेगा, 2AC, ए सी जोड़ दिया मैंने, 2AC आया, बराबर ए बी। अब ए 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो ए सी बराबर मैं लिख तो 1/2 ए बी। तो देखो प्रूव हुआ कि नहीं, प्रूव हुआ ना। तो यहाँ पे ए सी बराबर मुझे सिद्ध करना था 1/2 ए बी। क्लियर हुआ सवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे हम समझेंगे आगे। अगला मेरा क्या है कि यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स अभिधारणाएं। अब हम समझने वाले हैं यार कि यूक्लिड्स के 5 ऐसी, कौन सी 5 ऐसी अभिधारणाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लो। अगर आप अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना, समझ लेना। मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें समझ में आए अपना मैनेज कर लेना थी, मतलब समझ लेना यार, ठीक है। देखो अभी मैंने पढ़ा था कि अभिगृहित ऑक्सियम के बारे में, 7 ऑक्सियम थे यूक्लिड्स के, तो उसको अच्छे से समझा। अब वहीं पे अभिधारणाएं समझने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। पहला पोस्टुलेट्स क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या है, किसी भी एक बिंदु से समझते हैं, किसी भी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, मतलब किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये पहला पोस्टुलेट कहता है, ठीक। इसमें ऑक्सियम ये था, इसमें ऑक्सियम मैंने 2 अलग अलग बिंदु दिए गए हों तो एक ऐसी अनोखी रेखा होती है जो उनमें से होकर गुजरती है। मतलब कि मान लो कि 2 अलग, एक ऑक्सियम का पार्ट है, 2 अलग अलग बिंदु है, इससे एक ऐसी रेखा है, देखो गुजर रही है, जो गुजर रही है नहीं 2 पॉइंट से, एक ही ऐसी रेखा होती है। तो इसमें मैंने एक ऑक्सियम भी डाल दिया था, ठीक है। बाकी ये मैंने पीछे पढ़ा है ऑक्सियम में। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहला पोस्टुलेट। अब दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली मतलब अनंत बोलते हैं। एक सीमित, इनडिफिनिट मतलब जो निश्चित ना हो, एक सीमित रेखा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है, भैया, तो यहाँ पे मैंने एक रेखा डाल दी, इसको अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाते जाओ, इसको भी पीछे बढ़ाते चले आओ, क्या कभी खत्म होने वाली है, नहीं ना, बढ़ाते कितना भी यार, अनंत तक आप चले जाओ। ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है, मतलब इस सीमित रेखा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, वो निश्चित नहीं, फिक्स नहीं, आप कहीं भी बढ़ाते चले जाओ, कहीं भी खत्म नहीं होने वाला। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब मान लो भैया एक पॉइंट बीचों बीच माना, इसको सेंटर मान लिया, एक मैंने सर्कल बना दिया, और सेंटर से परिधि तक की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस। तो क्या कहा, किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वहीं पे मैं मान लो कि एक और वृत्त मान लिया, यहाँ पे ए, इसका सेंटर यहाँ पे ले लिया, तो इसकी त्रिज्या थोड़ा सा बड़ी हो गई नहीं, मतलब कि आप कहीं भी कोई सेंटर ले लो, त्रिज्या ले लो, वहाँ से मैं एक वृत्त सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ आसानी से। क्लियर हुआ थर्ड पोस्टुलेट। एंड फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब भैया चाहे जैसे समकोण बनाओ, जैसे पहला समकोण ए बनेगा, ठीक, 90 डिग्री समकोण पे राइट एंगल बनता है। अब भैया चाहे आप ऐसे बना लो, अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा तो भी 90 डिग्री बनेगा। अब चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक, चाहे आप ऐसे बना लो, तो कैसे भी बनाओगे तो यहाँ पे अगर ए समकोण का आप है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना है। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब 90 डिग्री है, मतलब हर जगह 90 डिग्री ही बराबर होगा। क्लियर हुआ। अब दूसरा समझते हैं, पांचवा पोस्टुलेट क्या कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग 1 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट
angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। नहीं समझ में आया? हूँ ना, अभी समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार पड़ती है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो सीधी रेखा मान लेता हूँ, यहाँ पे समझना जरा, ठीक है, समझा रहा हूँ। देखो दो रेखा है, कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार पड़ती है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार एक सीधी रेखा मैंने पढ़ा दिया, देखो पड़ गई ना, एक सीधी रेखा पड़ गई कि उसके एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग दो समकोणों से कम हो, तो मतलब कि यहाँ पे जो बनेगा इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण, ठीक। यहाँ पे मान लो 1 बना, ये मैं इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया, इसको 4, ये बोलते हैं इंटीरियर एंगल। समकोण से कम हो, समकोण से कम होगा तो वे दोनों सीधी रेखाएं यदि अनिश्चित काल तक बढ़ाई जाएं तो उसी तरफ मिलेगी जिस तरफ कोणों का योग दो समकोण से कम है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एंगल मेरे पास इंटीरियर एंगल मेरे पास जो 3 और 4 होगा, जो मेरे पास एंगल 3 + 4 आएगा वह बराबर आएगा 180 डिग्री के आएगा। उसी प्रकार एंगल जो मेरे पास 1 और 2 है, तो मतलब कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इन्होंने बोला था कि जो इनको अनंत, मान लो क्या बोला था, अनिश्चित काल, मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इन रेखा को ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो क्या बोला है, बढ़ाती जाए तो उसी तरफ मिलेगी जिस तरफ कोणों का योग दो समकोण से कम हो, मतलब एक कहीं ना कहीं जाके मिलेगी ना, मिलेगी। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा समकोण से कम होगा, यही 5वां पोस्टुलेट कहता है। समझ में आया? और मैं एक पॉइंट यहाँ पे और जान लेता हूँ कि अगर दो मेरे पास पैरेलल लाइन होती है, जैसे एक मेरे पास एक पैरेलल लाइन है हुई ए क्या होती है, ए पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी नहीं काटती हैं, और इनका ना ही कोई कॉमन पॉइंट होता है, ना ही कोई कॉमन पॉइंट होता है। तो ये 5वां पोस्टुलेट का एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझ लिया। तो 5वें यहाँ पे मैंने जितने लिखे थे 5 पोस्टुलेट, इसी पे सवाल बनेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद कर लेना स्टेप बाय स्टेप, हर एक मतलब कि लाइन से आपको याद होना चाहिए, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, 5वां ये था, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भाई साहब अब यहाँ पे हम समझते हैं थ्योरम्स। व्हाट इज थ्योरम्स यार, थ्योरम्स क्या है, थ्योरम कहते किसे हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कह रहा, आ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम, मतलब प्रमेय एक ऐसा कथन जिसे प्रूफ की जरूरत होती है उसे प्रमेय कहते हैं, जिसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। अगला, एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ अ थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम, किसी प्रमेय की सच्चाई साबित करने को प्रमेय को साबित करना कहते हैं। अगर उस प्रमेय की सच्चाई को साबित करना है कि क्या यार ये रियल में ट्रुथ है, तो उसको मुझे यहाँ पे थ्योरम लगाना पड़ेगा, मतलब सिद्ध करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, मतलब एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 होता है। मैंने बताया है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है, इसके चारों ओर ऐसे सम करेंगे, जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, थोड़ा समझ लेता हूँ। जैसे पॉइंट है, पॉइंट से मैंने एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी और एक नीचे खींच दी, तो देख लो यहाँ पे बीचों बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 का बनेगा कि समकोण है, इधर भी 90 का बनेगा और इधर भी 90 का बनेगा। तो एक सर्कल टाइप का ड्रा होगा कि नहीं पॉइंट पे। इस पॉइंट पे 90 कितने बार बन रहे हैं, 4 बार, 90 4 बार बन रहे हैं, 4 से गुणा करो 9 चौक 36, पीछे 0, 360 डिग्री। यही रीजन है कि किसी भी एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। एंड सेकेंड क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई भी आप एक ट्रायंगल बना लो, ए त्रिभुज, यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, यहाँ कोण बनेगा, ए इसका सम 180। कैसे, अगर ये 60 है तो ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60, आप जोड़ दो तीनों को, 60 + 60 + 60 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन यार, कमेंट में बताना। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने 90 में ले लिया और यहाँ पे मान लिया मैंने 30 डिग्री,
ठीक है 30 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ आप कितना एंगल बनेगा। तीनों कोणों का सम 180 आना चाहिए, 90 दिया है 30 दिया है, तो अगला कितना होना चाहिए सोच के बताना, ठीक है कमेंट में। तो प्रमेय का यही मतलब है, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। मतलब एक ऐसा कथन जिसे प्रूफ करने की जरूरत होती है उसे प्रमेय कहते हैं। बस थ्योरम इतना ही समझना था यार, आगे बढ़ता हुआ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे पास। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझते हैं इसको जरा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब यहाँ पे आपको सत्य और असत्य तो बताना ही है, सत्य तो असत्य बताना भी है, बट उसका कारण भी बताना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला एक बिंदु से होकर बेफल वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है बेफल वाली की एक ही रेखा खींची जा सकती है, मतलब एक बिंदु से, इसका कहने का आशय है एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका कहने क्या है आशय कि एक बिंदु से क्या केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे बेफल लिखा है, थोड़ा सा इसको काट लेना भैया, बना लेना। यहाँ पे केवल कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ऐसा है पॉसिबल? देखो जरा यहाँ पे समझाता हूँ। से एक बिंदु है, एक बिंदु से इधर एक रेखा गई, एक बिंदु से इधर एक रेखा गई, इधर एक बिंदु से इधर एक रेखा गई, मतलब सब रेखा, एक इधर बिंदु से इधर एक रेखा गई, इधर एक रेखा गई, तो जा रही है कि नहीं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे असत्य आएगा। क्यों? क्योंकि भैया एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। क्या कोई फिक्स है? नहीं, इधर रेखा खींचो, इधर खींचो, जहां मन करे वहां पे खींचते चले जाओ। मतलब एक बिंदु से कई सारी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इन्होंने कहा क्या एक ही? नहीं, तो ये बात असत्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं। जैसे देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए मान लिया, एक पॉइंट ए अलग अलग है, इससे सिर्फ केवल एक ही रेखा जाएगी। कितनी रेखा? एक ही रेखा जाएगी, ओनली वन लाइन, एक ही रेखा जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। गलत, तो बात क्या हो जाएगा? असत्य। तो मतलब दो भी कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट अलग अलग ले लो, इससे सिर्फ यार एक ही रेखा गुजरने वाली है, एक ही रेखा गुजरेगी बस। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो भिन्न बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ भैया सत्य है, ये सत्य है। कैसे? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे देखो समझो यहाँ पे जरा तीसरे पॉइंट का मतलब, ए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, एक शांत रेखा इसे छोड़ दिया मैंने, ठीक। अब मेरा मन कहेगा इसको ऐसे बढ़ाते चलो जाओ, आने से अनंत तक, इसको भी पीछे से बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चलो, कहीं भी आओ यार, आते जाओ। मतलब कि एक शांत रेखा थी, अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है ना, अनंत तक बढ़ा सकते हो, निश्चित नहीं है, तो ये बात सत्य हो जाएगी, कहीं भी बढ़ाते चले जाओ। क्लियर। अगला चौथा पॉइंट कहता है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये भी बात मेरे पास सत्य हो जाएगी। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, मतलब सत्य है। सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे रेखा, तो अगला क्वेश्चन है मतलब कि जो यहाँ पे बराबर त्रिज्याओं और बराबर वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे एक सर्कल लिया, इसका सेंटर है, यहाँ से एक त्रिज्या, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो ए भी वृत्त एक ही ले लिया, ए वृत्त बराबर है, दोनों वृत्त बराबर है, सेंटर आर, तो दोनों वृत्त बराबर है भाई, वृत्त बराबर त्रिज्या बराबर, वृत्त बराबर त्रिज्या बराबर, जितने बड़े सर्कल उतने बड़े त्रिज्या। मतलब त्रिज्या उसके अंदर रहती है ना। तो त्रिज्या क्या होती है? जो सेंटर और परिधि को मिला है, सर्कमफेरेंस को मिला है, वही त्रिज्या, रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस। मतलब भैया अगर यार वृत्त बराबर है तो उसकी त्रिज्या बराबर होगी जी, सत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा 5.9, यहाँ पे मतलब कि ये चित्र में दिया है, क्या बोला है कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, जो ए बी है, ए बी रेखा है, ए बी दिख रहा है ना, पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? क्या ए बी जो है एक्स वाई के बराबर होगा? कमेंट बता सकते हैं। हाँ भैया हाँ, जो ए बी है वह एक्स वाई के बराबर है, ये बात सत्य है। सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर। अगर ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई भी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो अब देखो, अब भैया यहाँ पे हमारा जो छोटा सा प्यारा सा लल्लू लाल सा चैप्टर था,
यूक्लिड वाला, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स वाला एक ख़त्म होता है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, पढ़ने में कैसा लगा, मज़ा आया। तो मिलेंगे एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।